हेलो। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है उसमें हम लोग जो जीपैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है 2024 के उसका हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं और उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग द अदर सब्जेक्ट्स, जिसमें हमारे फिर अदर सब्जेक्ट्स में आते हैं माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जूरिस्प्रूडेंस हो गया, मैनेजमेंट हो गया, राइट, या फिर जो स्टैटिस्टिक्स होता है वो भी आता है अदर सब्जेक्ट्स में। तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे हमारा डिस्कशन। उसके लिए हम लोग देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड अ फैक्ट्री प्रीमाइसेस, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूव की वाली फैक्ट्री प्रीमाइसेस जहाँ पे जो ओपियम अल्केलाइड होते हैं उनको अब प्रोसेस किया जाता है, वो कहाँ पे सिचुएटेड है, राइट। तो ये हम लोगों को मिलता है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट में। तो जो हमारे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड दो ही प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं जो कि प्रेजेंट है नीमच एंड गाजीपुर में। ये काफी हिस्टोरिकल फैक्ट्रीज होती है और ये जो हिस्टोरिकल फैक्ट्रीज होती है जिसमें नीमच जो होता है वो प्रेजेंट होता है मध्य प्रदेश में, और जो गाजीपुर है दैट इज सिचुएटेड इन द उत्तर प्रदेश, राइट। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, ये वाला मस्त वाला क्वेश्चन है। हु हैज द पावर टू फिक्स द सीलिंग प्राइस ऑफ शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन। तो जैसे हम लोग चार ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, नाम देख के पता चल जाता है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बाकी के फिर कौन से आते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, वो तो उनका काम नहीं होता है। नेशनल मेडिकल कमीशन है उसका भी काम नहीं होता है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का तो बिल्कुल ही काम नहीं होता है सीलिंग प्राइजेस को फिक्स करना। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं ये सीलिंग प्राइजेस होते क्या है। सीलिंग प्राइजेस वो प्राइजेस होते हैं, मतलब मैक्सिमम प्राइजेस होते हैं अलाउड फॉर द ड्रग फॉर्मुलेशन, दिस आर द सीलिंग प्राइसेस। फिर शेड्यूल फॉर्मुलेशन क्या होते हैं, अगर अकॉर्डिंग टू द ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, तो उसमें जो भी फॉर्मुलेशन की लिस्ट दी वाली है, ड्रग्स की लिस्ट दी वाली है, जो कि आती है नेशनल लिस्ट ऑफ द इसेंशियल मेडिसिन में, उनको बोला जाता है शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन। फिर हमारा एनपीपीए कौन होता है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। ये जो अथॉरिटी होती है ये गवर्नमेंट बॉडी होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द फिक्सिंग द सेलिंग प्राइसेस। तो अब तो बाकी के जो ऑप्शंस है वो रॉन्ग क्यों हो रहे हैं। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ द हेल्थ सर्विसेज, तो ये जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं हेल्थ सर्विसेज का, ना कि प्राइसिंग फिक्स करते हैं, राइट। उसके बाद में एनएमसी, ये तो हमारा मेडिकल एजुकेशनल रेगुलेशन करता है, और पीसीआई जो फार्मेसी एजुकेशन या प्रोफेशन को रेगुलेट करता है, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, द हाइपोथेसिस विच इज स्टिपुलेटिंग दैट there is no difference between the situations, group and the outcomes, right। तो ऐसे हाइपोथेसिस जो कि बताता है जिसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है सिचुएशंस या ग्रुप या फिर आउटकम्स में, उस हाइपोथेसिस को हम लोग एक्चुअली ये जो बायोस्टैटिस्टिक्स है उसका पार्ट होता है, उस हाइपोथेसिस को हम लोग बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। अब ये एग्जैक्टली होता क्या है नल हाइपोथेसिस, वो भी देख लेते हैं। तो ये नल हाइपोथेसिस ये होता है कि ये एक ऐसा अजम्पशन स्टेटमेंट होता है दैट कैन बी टेस्टेड स्टैटिस्टिकली, ओके। तो नल हाइपोथेसिस में हम लोग यहाँ पे दिस स्टेट्स द नो डिफरेंस, नो इफेक्ट एंड द नो एसोसिएशन, ओके। तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे नल हाइपोथेसिस हो गया, न्यू ड्रग इज नॉट बेटर देन द स्टैंडर्ड ड्रग, ओके। तो ये वाला नल हाइपोथेसिस होता है। तो बेसिकली क्या होता है, अगर हम लोगों को कोई पानी की बॉटल है, तो पानी की बॉटल का अगर 1 लीटर की पानी की बॉटल है, तो हम लोग वहाँ पे यहाँ पे जो होता है बायोस्टैटिस्टिक्स काम कैसे करता है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक हाइपोथेसिस बनाते हैं कि उसकी अगर कैपेसिटी 1 लीटर की है, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल टेक द 1 नल हाइपोथेसिस, और हाइपोथेसिस ये रहेगी कि उस क्योंकि हम लोग उसकी टेस्टिंग करने की है कि इसकी कैपेसिटी 1 लीटर से 1 लीटर नहीं है। फिर हम लोग उसको खुद ही होके उसको डिसअप्रूव करेंगे, उसके बाद में वो ऑटोमेटिकली
सही हो जाता है, राइट? तो फिर उसकी वजह से फिर आता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस, राइट? जैसे पहला नल हाइपोथेसिस क्या है? न्यू ड्रग इज नॉट बेटर देन द स्टैंडर्ड ड्रग। और दूसरा हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस आता है न्यू ड्रग इज बेटर देन द स्टैंडर्ड ड्रग। ओके, तो ये हो गया है हमारा नल हाइपोथेसिस वाला। अब नेक्स्ट ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है। हाउ मेनी फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर हॉस्पिटल हैविंग अप टू द 300 बेड्स? तो आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे आंसर दे सकते हैं, दिस आर द 10 फार्मासिस्ट। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे होते हैं। तो फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड के लिए हमारे पास में टेबल रहता है। तो अप टू 10 बेड का अगर हॉस्पिटल है तो उसमें 3 फार्मासिस्ट की जरूरत होती है। अप टू 100 बेड्स का हॉस्पिटल है तो 5 फार्मासिस्ट की जरूरत होती है। अप टू 200 बेड का है तो 8 फार्मासिस्ट की जरूरत होती है। अप टू 300 बेड्स होते हैं तो 10 फार्मासिस्ट की जरूरत होती है। एंड अप टू 500 बेड्स का हॉस्पिटल है देन जरूरत होती है 15 फार्मासिस्ट की, राइट? उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द टर्म ऑफ द पेटेंट ग्रांटेड अंडर द इंडियन पेटेंट एक्ट। तो आप लोगों ने वो देखा होगा, इंडियन पेटेंट एक्ट होता है, उसके अंडर जो पेटेंट का ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है? तो ये सारी चीज सबको पता ही है कि पेटेंट का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 20 ईयर्स ईयर्स तक का। और कब से? जब से हम लोगों ने पेटेंट को फाइल किया वाला है, तब तब से, दैट इज 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन। ओके, तो ये फाइलिंग के डेट से मेजर किया जाता है, ना कि ग्रांट के डेट से मेजर किया जाएगा, राइट? तो इसका इंपॉर्टेंट फॉलो अप पॉइंट क्या होता है? ये जो पेटेंट होता है वो लैप्स हो जाता है बिफोर द 20 ईयर्स भी। मतलब एक बार पेटेंट फाइल कर दिया मतलब हो नहीं जाता है, उसको बाद में मतलब ऑलवेज वी हैव टू रिन्यू दैट बाय पेइंग द रिन्यूअल फीस। तो पेटेंट के लैप्स होने के बिफोर 20 ईयर्स दो रीजन होते हैं। एक तो रिन्यूअल फीस पे नहीं की वाली है, या फिर पेटेंट रिवोक किया गया है, या फिर इनवैलिडेटेड हो चुका है। अब ये पेटेंट की फीस कितनी होती है वो भी हम लोग देखेंगे। अगर हम लोगों ने इंडिविजुअल्स के लिए बात करते हैं तो पेटेंट का जो फीस होता है 3rd to 6th ईयर रिन्यूअल फीस के बारे में बात कर रहे हैं, वो होता है 800 पर ईयर। 7th to 10th ईयर के लिए 2400 पर ईयर होता है। 11th to 15th ईयर के लिए 4800 पर ईयर होता है। और जो 16 से लेकर 20th ईयर के लिए वो होता है 8000 पर ईयर। ये तो इंडिविजुअल स्टार्टअप या फिर स्मॉल एंटिटीज के लिए है। वैसे लार्ज एंटिटीज के लिए ये जो रिन्यूअल फीस होती है वो ज्यादा होती है, जैसे 4000, 12,000, 24 एंड द 40,000 पर ईयर। उसके बाद में the optimum temperature for the rapid growth of the mesophiles is। अब ये इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आने वाला है। तो ये कॉन्सेप्ट आता है हमारा माइक्रोबायो से, राइट? और माइक्रोबायोलॉजी में भी किसमें, जो बैक्टीरियल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन होता है वहां पे हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ के रखे वाला है। तो जो फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ के, उसमें आता है न्यूट्रिशन, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट, पीएच, मॉइस्चर एंड द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। तो ऐसे काफी सारे नाम आने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ पे वन बाय वन एक एक देखेंगे। तो न्यूट्रिशन जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो तो होते ही है। और मिनिमम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या होता है? वाटर, कार्बन एंड द नाइट्रोजन सोर्स एंड द इनऑर्गेनिक सॉल्ट, वो हम लोगों को नहीं देखना है। डिपेंडिंग अपॉन दिस न्यूट्रिशन, तो हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन द एनर्जी एंड द मेटाबॉलिक सिंथेसिस। तो फोटोट्रॉप्स मतलब वो माइक्रोब्स के बारे में बात चालू है। फोटोट्रॉप्स मतलब वो जो कि यूज करते हैं सनलाइट फॉर द एनर्जी। कीमोट्रॉप्स मतलब जो एनर्जी डिराइव करते हैं फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन। ऑटोट्रॉप्स मतलब वो जो कि सिंथेसाइज करते हैं ओन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और हेट्रोट्रॉप्स मतलब वो जो कि रिलाय होते हैं ऑन द एक्सटर्नल मेटाबोलाइट्स, राइट? उसके बाद में अगर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो ऑब्लिगेट एरोब्स मतलब जिनको रिक्वायर होता है ऑक्सीजन। फैकल्टेटिव एरोब्स मतलब
दे विल यूज द ऑक्सीजन इफ प्रेजेंट, रहा नहीं रहा तभी भी दोनों भी कंडीशन में वो जी लेते हैं। ऑब्लिगेट एरोब्स मतलब जिनके लिए ऑक्सीजन इज टॉक्सिक। एरो टॉलरेंट या अनएरोब मतलब यहाँ पे वो ऑक्सीजन को टॉलरेट तो कर सकते हैं, कर लेते हैं लेकिन यूज नहीं करते। और माइक्रो एरोफिल्स होते हैं जिनके लिए जो स्मॉल वेरी लो क्वांटिटी में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, राइट। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। फिर आता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। बाद में आता है टेम्परेचर। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का आंसर है, तो टेम्परेचर की वजह से जो कैटेगरीज होती है उनमें आते हैं हमारे साइकोट्रॉप। ओके, सो सॉरी, सैक्रोफाइल्स। सैक्रोफाइल्स वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बिलो 20 डिग्री जो होते हैं वो ग्रो कर सकते हैं, राइट। उसके बाद में जो मीजोफाइल्स होते हैं वो ग्रो करते हैं इन द टेम्परेचर रेंज ऑफ द 25 to 40 डिग्री सेल्सियस। एंड थर्मोफाइल्स वो माइक्रोब्स होते हैं जो कि ग्रो होते हैं इन द 55 to 80 डिग्री सेल्सियस में, राइट। उसके बाद में अगर मॉइस्चर एंड ड्राइंग का भी रिक्वायरमेंट होता है, लाइट के हिसाब से जिनको लाइट की जरूरत होती है उसको बोला जाता है फोटोट्रॉप, राइट। फिर पीएच के ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो एसिडोफाइल्स मतलब वो जो कि पीएच जिनका जो इनका ग्रोथ होता है पीएच रेंज 0.1 से 5.4। न्यूट्रोफाइल्स मतलब 5.4 से 8.5। एंड जो अल्कली फाइल्स होते हैं दैट इज फ्रॉम द पीएच 7 टू 12 वाले होते हैं। और भी होते हैं, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन 3.5 के सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में ग्रो करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं हेलोफाइल्स। और जो एक्सट्रीम हेलोफाइल्स होते हैं वो जो कि 20 to 30% सॉल्ट में भी ग्रो कर लेते हैं। और जो फैकल्टेटिव हेलोफाइल्स होते हैं दिस विल टॉलरेट द ग्रेटर देन 2% सॉल्ट, राइट। तो इसलिए फिर अगर हम लोग हमारे क्वेश्चन पे वापस चले जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है मीजोफाइल्स का, तो मीजोफाइल्स मतलब वो जो कि ग्रो होते हैं एट द 25 to 40 डिग्री सेल्सियस में, राइट। तो ये हमारा एक पैरामीटर हो गया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो होता है द शेड्यूल टी ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट एंड द रूल्स। उसके अकॉर्डिंगली शेड्यूल टी किसके लिए होता है, हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन में ये डिस्कशन कर चुके हैं। तो शेड्यूल टू किसके लिए होता है, इट इज दैट इज जीएमपी फॉर द एएसयू ड्रग्स। एएसयू मतलब होता है हमारा आयुर्वेद, सिद्धा एंड द यूनानी, लेकिन एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं इसलिए हम लोग सभी का एक बार देख लेंगे। तो शेड्यूल ए इज फॉर द प्रोफार्मा फॉर द फॉर्म्स के लिए होता है। शेड्यूल बी बताता है हम लोगों को रेट ऑफ फी फॉर द एनालिसिस इन द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी या फिर गवर्नमेंट एनालिस्ट के लिए। शेड्यूल सी होता है दिस इज फॉर द लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड द स्पेशल प्रोडक्ट। शेड्यूल C1 में बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट आते हैं लेकिन नॉन पेरेंटल होते हैं। शेड्यूल सी में कौन से रहेंगे, इंजेक्टेबल, याद रखना अच्छे से। शेड्यूल सी इज फॉर द बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट बट कौन से, इंजेक्टेबल। शेड्यूल C1 दीज आर द जो हमारे बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट ही होते हैं लेकिन नॉन पेरेंटल होते हैं। शेड्यूल डी होता है ये एग्जेम्प्टेड होते हैं फ्रॉम द इंपोर्ट। E1 इज इंपॉर्टेंट, दिस इज फॉर द लिस्ट ऑफ द पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं अंदर आयुर्वेद, सिद्धा एंड द यूनानी। हम लोगों ने अभी शेड्यूल टी बोला है, तो शेड्यूल टी भी होता है आयुर्वेद, सिद्धा एंड यूनानी के लिए ही बट फॉर द जीएमपी दैट इज गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। शेड्यूल एफ दिस इज फॉर द प्रोविजंस जो होते हैं वो अप्लीकेबल होते हैं ब्लड बैंक के लिए। उसके बाद में शेड्यूल F1 जो होता है ये स्पेशल प्रोविजंस होते हैं अप्लीकेबल टू द बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट। F2 सर्जिकल ड्रेसिंग, F3 umbilical टेप्स, FF ophthalmic preparation. Schedule G drugs to be taken under the supervision of the practitioner, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं डॉक्टर्स। शेड्यूल एच ड्रग्स टू बी सोल्ड विद द प्रिस्क्रिप्शन ओनली। शेड्यूल जे जिसमें ऐसे ड्रग्स एंड डिसीजेस और एलिमेंट्स की लिस्ट होती है जिनको हम लोग ड्रग्स से क्योर करने का क्लेम नहीं कर सकते हैं। शेड्यूल के
ये ऐसे जो ड्रग्स होते हैं विच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सर्टन प्रोविजंस रिगार्डिंग द मैन्युफैक्चरिंग। अब आते हैं शेड्यूल एम। ये जीएमपी रिक्वायरमेंट होता है फॉर द ड्रग्स, राइट। उसके बाद में M1 इज फॉर द होम्योपैथिक मेडिसिन का जीएमपी। M2 ये होता है जीएमपी फॉर द कॉस्मेटिक्स। M3 जीएमपी फॉर द मेडिकल डिवाइसेस। शेड्यूल एन फार्मेसी को रन करने के लिए कौन से इक्विपमेंट चाहिए, और शेड्यूल ए वो होते हैं स्टैंडर्ड्स फॉर द डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड। शेड्यूल पी जिसमें, हाँ वो हो गया ना, हाँ। ओ के बाद में आता है हमारा पी, राइट। तो यहाँ पे शेड्यूल पी में आते हैं लाइफ पीरियड या फिर एक्सपायरी ऑफ द ड्रग। शेड्यूल क्यू दैट इज कोल्टार के जो कलर्स होते हैं जो कि परमिटेड रहते हैं इन द कॉस्मेटिक। शेड्यूल आर जो कि स्टैंडर्ड्स फॉर द मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। R1 स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिकल डिवाइसेस। देन एस इज फॉर द स्टैंडर्ड्स फॉर द कॉस्मेटिक। और जो शेड्यूल टी आ रहा है इसमें फिर आ रहे हैं हमारे रिक्वायरमेंट्स फॉर द, तो सिंपली जीएमपी फॉर द आयुर्वेद, सिद्धा एंड द यूनानी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। शेड्यूल यू मैन्युफैक्चरिंग एंड द एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग के लिए होता है शेड्यूल यू। शेड्यूल U1 दैट इज जो हमारा रिकॉर्ड्स ऑफ द कॉस्मेटिक्स के लिए होता है। शेड्यूल वी दैट इज स्टैंडर्ड फॉर द पेटेंट एंड द प्रोप्राइटरी मेडिसिन। शेड्यूल डब्ल्यू जो कि लिस्ट वो रहेगी जो कि पहले जो कि मार्केटेड किया जाता था जेनेरिक नेम से ड्रग्स की, अभी ओमिटेड है। शेड्यूल एक्स में आते हैं नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। एंड शेड्यूल वाई में होता है वो होते हैं गाइडलाइंस ऑन द क्लिनिकल ट्रायल्स। तो हम लोगों ने ये ओवरव्यू देख लिए वाले हैं सारे के सारे हमारे जो भी शेड्यूल्स होते हैं। इसलिए शेड्यूल टी इज रिगार्डिंग द जीएमपी फॉर द एएसयू ड्रग्स, राइट। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट आता है द फेज इन विच टू आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए आर फॉर्म। तो यहाँ पे जो हमारी सेल का जो डिवीजन होता है वो सेल के ग्रोथ के फेजेस दिए वाले हैं। तो इनमें से कौन सा वाला फेज होता है जहाँ पे डीएनए की कॉपीज जो होते हैं वो जनरेट होते हैं, वो फेज होती है सिंथेसिस फेज। तो पहले हम लोग देख लेते हैं वन बाय वन एक एक फेज जिनमें होता क्या है। सबसे पहली जो फेज होती है वो कहलाती है G1 और द गैप वन फेज, जिसमें जो सेल्स होते हैं वो ग्रो होते हैं और वो न्यू सेट ऑफ ऑर्गेनेल्स बनाते हैं और साथ में प्रोटीन्स भी बनाते हैं फॉर द डॉटर सेल्स के लिए। फिर जो G1 के बाद में जो नेक्स्ट आता है वो होता है सिंथेसिस फेज। तो यहाँ पे इस फेज में जो सेलुलर डीएनए होता है वो रेप्लिकेट होता है और जो डॉटर सेल्स होते हैं वो एक एक सेट ऑफ उनको डीएनए जो होता है वो मिल जाता है। फिर G2 जो फेज होता है जो कि फिर से गैप टू फेज होती है, इसमें सेल ग्रो का जो सेल का ग्रोथ जो होता है वो कंटिन्यू होता है और यहाँ पे सिंथेसिस होता है स्पेशल प्रोटीन्स का जो कि प्रिपेयर करता है माइटोसिस के लिए। इसलिए जो फोर्थ वाली होती है दैट इज द माइटोसिस फेज। इसमें जो सेल होते हैं वो स्प्लिट करते हैं उनके डीएनएस एंड ऑर्गेनेलिस को टू द टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में। और जो हमारी लास्ट वाली होती है दैट इज साइटोकाइनेसिस फेज, जिसमें जो सेल होती है वो कंप्लीटली डिवाइड होती है इन द टू डॉटर सेल्स में। तो इनमें से अगर हम लोग देखेंगे तो डीएनए का जो सिंथेसिस होता है वो हो रहा है इन द एस फेज में, राइट। तो ये हो गए हमारे, ये तो सेल साइकिल हो गया। फिर उसके बाद में द वायरस मीडिएटेड ट्रांसफर ऑफ द होस्ट डीएनए फ्रॉम वन सेल टू द अनदर सेल इज कॉल्ड एज द, क्या बोला जाता है ये हम लोग देखते हैं। तो एक सेल से दूसरे सेल में जो डीएनए का ट्रांसफर किया जाता है थ्रू द वायरस, राइट, मतलब वायरस को यूज करके। तो हम लोगों ने ये देख के रखे वाला है, मैं पहले इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग जब भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बायोटेक्नोलॉजी सॉरी माइक्रोबायोलॉजी में। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं जैसे ही हम लोग जेनेटिक एक्सचेंज करते हैं तो ये दोनों में भी आएगा, माइक्रोबायो और बायो एंड द बायोटेक्नोलॉजी दोनों में भी। तो जो इनमें मेजर मैकेनिज्म्स होते हैं जेनेटिक एक्सचेंज के
उसमें पहला आता है ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब यहाँ पे जो माइक्रोब्स होते हैं वो अपटेक कर लेते हैं फ्री डीएनए का। दूसरा होता है वो होता है ट्रांसडक्शन, जिसमें से जो डीएनए ट्रांसफर होता है वो होता है वाया द बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेज कौन होता है? वो होता है हमारा वायरस। ओके, तो मतलब थ्रू वायरस ये ट्रांसफर हो रहे हैं। और तीसरा होता है वो होता है कहलाता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में जो प्लाज्मिड मेडिएटेड ट्रांसफर होता है वाया द एफ एफ पाइलस या फिर एफ पिलाई। तो हम लोग यहाँ पे वन बाय वन अगर एक एक के बारे में देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा है, तो अपटेक ऑफ द नेकेड डीएनए फ्रैगमेंट्स फ्रॉम द एनवायरमेंट इनटू द बैक्टीरिया, और उसमें जाके वो इंटीग्रेट हो गए हैं। ट्रांसडक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो बैक्टीरिया जो कि बैक्टीरिया फेज मतलब वायरस होता है, तो ये जो फेज जो होता है बैक्टीरिया फेज वो इंजेक्ट करता है डीएनए इनटू द होस्ट, और उसके बाद में ये इंटीग्रेट हो जाता है इन द बैक्टीरियल डीएनए में। तीसरा होता है वो कहलाता है कॉन्जुगेशन। अब इसमें होता क्या है, एफ पाइलस होता है, राइट। जो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एफ प्लाज्मिड के बारे में, जो कि कहलाता है फर्टिलिटी फैक्टर। तो यहाँ पे दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक कहलाता है एफ प्लस सेल्स, जो कि जिसके प्लास में होता है प्लाज्मिड और फॉर्म करता है एफ पाइलस, एंड दूसरा होता है एफ माइनस सेल्स, जिनमें प्लाज्मिड होता नहीं है और लेकिन वो डीएनए को रिसीव करते हैं। तो जैसे यहाँ पे डोनर सेल हो गया, एफ प्लस सेल हो गया, और दूसरा वाला रहेगा रिसिपिएंट सेल, दैट इज द एफ माइनस सेल। तो एफ प्लस सेल में जो प्लाज्मिड होता है वो वाया द पाइलस वो ट्रांसफर किया जाता है रेसिपिएंट, दैट इज द एफ माइनस सेल में, और उस तरीके से फिर जो जीन होता है या फिर डीएनए होता है उसका ट्रांसफर होता है। तो सही ऑप्शन जो होता है वो रहेगा हमारा, दिस इज कॉल्ड एज द ट्रांसडक्शन। ओके, इसलिए हम लोग जो ऑलरेडी पढ़े वाला है उनको हम लोग डिटेल में देख रहे हैं। ओके, इसके बाद में हम लोग अगर देखेंगे कि बाकी के कई सारे जो ऑप्शंस क्यों सही नहीं है। ट्रांसक्रिप्शन आप लोगों को पता ही है, राइट। तो जो आरएनए सिंथेसिस होता है, डीएनए टू आरएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए टू प्रोटीन इज कॉल्ड एज द ट्रांसलेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया, डीएनए का इंसर्शन करना, एंड जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका मीनिंग अभी अभी हम लोगों ने दिया, जो नेकेड डीएनए के फ्रैगमेंट्स होते हैं उनका अपटेक कर लेते हैं बैक्टीरियल सेल्स, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा ट्रांसडक्शन होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग is the best technique for detecting the HIV, right? तो HIV को डिटेक्ट करने के लिए बेस्ट टेक्निक कौन सी होती है, चार में से एक तो रियल टाइम पीसीआर होता है, देन विडाल टेस्ट होता है, उसके बाद में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर, दैट इज द, इसी को हम लोग बोलते हैं आरटी पीसीआर। आरटीपीसीआर हो गया, और चौथा होता है वो कहलाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, दैट इज सिंपली पीसीआर। ओके, तो इसके लिए फिर हम लोगों को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये जो एचआईवी होता है दैट इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इस इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस में कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है। ओके, तो ये जो हमारा जो एचआईवी होता है दैट इज द ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये जो वायरस है इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होते हैं टू आइडेंटिकल स्ट्रैंड्स ऑफ द सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो हम लोग इसको क्या लिख देते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के दो आइडेंटिकल स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसके वजह से ये जो होता है वो रेट्रोवायरस होता है। और रेट्रोवायरस क्यों, क्योंकि ये एचआईवी जो है वो यूज करता है एंजाइम जिसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए टू आरएनए, उसका उल्टा करना मतलब ट्रांसक्रिप्शन को रिवर्स करना, दैट इज आरएनए टू डीएनए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, राइट। जैसे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं डीएनए टू द आरएनए, डीएनए टू आरएनए, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज द ट्रांसक्रिप्शन। ओके, और फिर आरएनए टू जो डीएनए होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, राइट।
रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये जो एचआईवी है, एचआईवी मतलब ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है, उसमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो दो आइडेंटिकल स्ट्रैंड्स होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के। तो आरएनए को कन्वर्ट करना पड़ेगा डीएनए में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द रेट्रोवायरस, और उसके लिए एंजाइम की जरूरत होती है, वो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो कि कन्वर्ट करता है आरएनए को इन द डीएनए जब ये पोस्ट में एंटर हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि अगर ये वाले है तो पीसीआर का मतलब क्या होता है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो वाई आरटीपीसीआर मतलब इसका सही जो ऑप्शन है वो होता है आरटीपीसीआर, क्योंकि हम लोगों को कौन चाहिए है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और उसका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, राइट। तो ये सही ऑप्शन क्यों होता है, क्योंकि ये जो आरटीपीसीआर होता है ये एक लेबोरेटरी मेथड होती है जो कि हाईली सेंसिटिव होती है, जो हम लोगों ने कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने कराई वाली है, राइट। तो ये कंबाइन करता है दो चीजों को, एक होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन दैट इज कन्वर्टिंग द आरएनए इनटू डीएनए, और जो वो दूसरा होता है वो होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मतलब जिसमें हम लोग एम्पलीफाई करते हैं स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को, जिसको हम लोगों ने बायोटेक में कंप्लीट डिटेल में पढ़ चुके हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा सही ऑप्शन। तो बाकी के ऑप्शन भी गलत क्यों है, क्योंकि विडाल जो टेस्ट होती है वो एक्चुअली टेस्ट होती है टाइफाइड के टेस्ट। नॉर्मल जो पीसीआर होता है वो परफॉर्म किया जाता है फॉर द डीएनए ओनली, और जो रियल टाइम पीसीआर होते हैं ये एक ब्रॉड टर्म होता है, लेकिन जो एचआईवी के लिए हम लोगों को जरूरी होता है वहां पे आरटीपीसीआर, मतलब ऐसे वायरसेस के लिए हम लोग यूज करेंगे जिनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए रहेगा, मतलब आरएनए से पहले डीएनए में कन्वर्ट होता है, दैट इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, उसके लिए एंजाइम लगता है दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, गॉट इट। इसलिए हमारा वो आएगा आरटीपीसीआर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि जो इन्फ्लुएंजा वायरसेस होते हैं आर आरएनए वायरस एंड बिलोंग टू विच फैमिली। तो इसके लिए हम लोगों को इन्फ्लुएंजा के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। तो जब हम लोगों ने कीमोथेरेपी वाला सेक्शन पढ़ना चालू किया था, उसको हम लोगों ने मेडफार्मा में पढ़ा था कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़े थे सबसे पहले वायरस, मतलब वो आएगा माइक्रोबायोम में से, राइट। फिर उसके बाद में वायरल डिसीजेस पढ़े थे, वो थे पैथोफिजियोलॉजी में से। उसके बाद में फिर एंटीवायरल ड्रग्स पढ़े थे, दैट इज मेडिसिनल केमिस्ट्री एज वेल एज द फार्माकोलॉजी में। इस सीक्वेंस में हम लोगों ने पढ़ा था, एंड ड्यूरिंग दैट सीक्वेंस वी हैव डिस्कस अबाउट द इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्शंस, राइट। तो ये जो हमारे इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्शंस होते हैं, ये इन्फ्लुएंजा वायरस के इन्फेक्शंस मतलब डिसीजेस कॉज्ड बाय द इन्फ्लुएंजा वायरस। तो इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है, जो कि बिलोंग करता है फ्रॉम द फैमिली विच इज कॉल्ड एज द दैट इज ऑर्थोमैक्सोवायरिडी, राइट। मतलब इसलिए डायरेक्टली ही हमारा जो सही ऑप्शन आता है वो होता है ऑर्थोमिक्सोवायरिडी। अब ये कैसे है, अब आ ही गए हैं इसलिए इन्फ्लुएंजा के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इन्फ्लुएंजा वायरस के तीन टाइप होते हैं, टाइप ए, टाइप बी एंड द टाइप सी। उसमें से जो सबसे सीरियस जो होता है वो होता है टाइप ए, ओके। और जो टाइप बी एंड टाइप सी के इन्फ्लुएंजा वायरसेस होते हैं वो मॉडरेटली सीरियस होते हैं। अब ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं उनमें दो चीजें प्रेजेंट होती है, राइट। एक कहलाता है एंटीजन एच एंड दूसरा कहलाता है एंटीजन ए, राइट। जो एंटीजन एच होता है इट इज कॉल्ड एज द हीमोग्लूटिनिन, जो कि इलिसिट करता है होस्ट की इम्यून रिस्पांस को, ओके। और जो दूसरा होता है दिस इज द एंटीजन ए विच इज द न्यूरामिनिडेज, जो कि एंटीबॉडी रिस्पॉन्स होता है अगेंस्ट द एन एंटीजन, जो कि लिमिट करता है स्प्रेड ऑफ द वायरल इन्फेक्शन, राइट। तो अब जैसे हम लोगों ने तीन वायरसेस देखे थे, राइट। कौन से थे, टाइप ए, टाइप बी एंड द टाइप सी। तो इस टाइप ए की वजह से जो इन्फेक्शन होते हैं, सॉरी, वो जो टाइप ए वाले जो वायरसेस होते हैं उनको बोला जाता है इन्फ्लुएंजा ए।
टाइप बी वाला इन्फ्लुएंजा बी और टाइप सी वाला इन्फ्लुएंजा सी। तो टाइप ए के लिए जो होस्ट की रेंज होती है वो बहुत बड़ी है। ह्यूमन, पिग्स, हॉर्स, बर्ड्स एंड द मरीन जो मैमल्स होते हैं वो होते हैं। लेकिन टाइप बी में जो होस्ट होता है टाइप बी टाइप ऑफ वायरसेस के लिए वो ह्यूमन्स ही होते हैं और टाइप सी के लिए ह्यूमन्स एंड पिग्स होते हैं, राइट। अगर हम लोग देखेंगे इन्फ्लुएंजा ए में एंटीजेनिक शिफ्ट एंड द एंटीजेनिक ड्रिफ्ट दोनों भी होते हैं। तो एंटीजेनिक शिफ्ट का मतलब क्या हो गया कि वहां पे जो एंटीजेंस होते हैं उनमें मेजर चेंजेस होते हैं और एंटीजेनिक ड्रिफ्ट का मतलब जो एंटीजेंस होते हैं उनमें स्लाइट चेंजेस होते हैं। तो इन्फ्लुएंजा ए में दोनों भी होते हैं, जिसकी वजह से जो वायरस होता है वो हमेशा चेंज होते रहता है, राइट। और इन्फ्लुएंजा बी में सिर्फ और सिर्फ एंटीजेनिक ड्रिफ्ट होता है और जो इन्फ्लुएंजा सी भी होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एंटीजेनिक ड्रिफ्ट होता है, राइट। मतलब मेजर चेंजेस किस में आते हैं इन्फ्लुएंजा ए में, इसलिए वो मोर सिवियर होता है क्योंकि वो हमेशा चेंज होते रहते हैं उसके एंटीजन। अब ये इन्फ्लुएंजा की वजह से इन्फ्लुएंजा ए वायरस के सब टाइप्स होते हैं। तो दो सब टाइप्स है, एक होता है एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस ए के बता रहे हैं और दूसरा होता है वो कहलाता है स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस। जो एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है एच फॉर द हीमोग्लूटिनिन एंड एन स्टैंड्स फॉर द न्यूरामिनिडेज। ओके, तो ये दो एंटीजन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जो हमारा एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस होता है उसको डिनोट किया जाता है H5 एंड द N1, जिसकी वजह से होता है बर्ड फ्लू। और जो स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस होता है इट इज डिनोटेड बाय द H1 एंड द N1, दिस विल कॉज द स्वाइन फ्लू। ओके, तो ये हो गए हैं हमारे रिगार्डिंग द इन्फ्लुएंजा वायरस, राइट। तो यहाँ पे जो इन्फ्लुएंजा वायरस है अगर हम लोग उसका ओवरव्यू देखेंगे तो ये आरएनए वायरस होता है जिसमें सेगमेंटेड डीएनए होता है। मतलब जीएनए सॉरी डीएनए नहीं है, सेगमेंटेड जीनोम और जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए होता है। ये कॉज करता है फ्लू। और अब ये फैमिली जो होती वो सही ऑप्शन ए था, दैट इज द ऑर्थोमेक्सोवायरिडी। बाकी के गलत क्यों है? जो पैपोवायरिडी था ये डीएनए वायरसेस होते हैं। रिट्रोवायरिडी जो होता है वो एचआईवी फैमिली के होते हैं और जो पार्वोवायरिडी होते हैं वो स्मॉल डीएनए वायरसेस होते हैं। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इफ वन इवेंट इज अनअफेक्टेड बाय द आउटकम ऑफ अनदर इवेंट, राइट। क्या बोला है? इफ वन इवेंट इज अनअफेक्टेड बाय द आउटकम ऑफ अनदर इवेंट देन टू इवेंट्स आर सेड टू बी। देखो, एक इवेंट दूसरे इवेंट के आउटकम पे से अफेक्ट नहीं होता है। तो मतलब सीधा सीधा है, एक चीज हो रही है, एक चीज का आउटकम आ रहा है, उसके वजह से दूसरी चीज है वो अफेक्ट नहीं हो रही है। इसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंस, राइट। तो ये किस्सा एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स में होता क्या है, दो टाइप के इवेंट्स होते हैं, एक कहलाते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट एंड दूसरे कहलाते हैं डिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट वो होते हैं जिसमें एक पहले इवेंट का आउटकम जो होता है दैट डज नॉट अफेक्ट द आउटकम ऑफ द अदर। लेकिन डिपेंडेंट इवेंट वो होते हैं जिसमें एक इवेंट का जो आउटकम होता है वो अफेक्ट करता है आउटकम ऑफ द अनदर, राइट। तो हम लोग ए एंड बी को इंडिपेंडेंट कब बोलेंगे? तो जिनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग हम लोग कैसे लिखते हैं? पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग, दैट इज द ए एंड बी इज इक्वल टू पी ए मल्टीप्लाइड बाय द पी बी, राइट। और डिपेंडेंट जो इवेंट्स होते हैं वहां पे अब द इफ ए एंड बी आर डिपेंडेंट इवेंट्स तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ए के वजह से अफेक्ट हो रहा है बी, तो पी ए क्रॉस पी बी स्लैश ए, और वी कैन राइट इट डाउन स्लैश की जगह ये भी सिंबल यूज कर सकते हैं। इसलिए जो हमारा इवेंट जो होता है वो कहलाता है इंडिपेंडेंट इवेंट। उसके बाद में हमारे पास में जो लास्ट वाला क्वेश्चन रहेगा वो वाला लास्ट क्वेश्चन है, हिस्टोग्राम कैन बी ड्रॉन ओनली फॉर। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा व्हाट इज हिस्टोग्राम, देन व्हाट इज कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, देन व्हाट इज डिस्क्रीट
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम जो होता है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी डेटा का। तो उसमें जो डेटा होता है उसको हम लोग ग्रुप करते हैं इन द कंटिन्यूअस क्लासेस और द इंटरवल्स, राइट। और जैसे 16 यहाँ पे जैसे माइनस, यहाँ पे कौन सा वाला है हमारा, दिस इज द 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे आगे हम लोग गए वाले हैं। मैं आप लोग एक बार दिखा देता हूँ। ओके, जैसे आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये हो गया है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे इधर पॉजिटिव में गए वाले हैं और इधर आए वाले हैं निगेटिव में, राइट। तो हम लोग देखेंगे हिस्टोग्राम, ये जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डाटा का, जिसमें डेटा जो होता है वो ग्रुप किया जाता है इन द कंटिन्यूअस क्लासेस में। और यहाँ पे जो बार्स होते हैं वो बार्स को ड्रॉ किया जाता है एडजेसेंट टू द ईच अदर, हो गया। और जिसमें कोई भी गैप नहीं रखते हैं, यहाँ पे फिलहाल में दिखाई गई है, तो जरूरत नहीं होती है गैप दिखाने की। ओके। और ये जहाँ पे जो बार्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी एट डेंसिटी। ओके। तो ये हो गया है हमारा हिस्टोग्राम। अब वन बाय वन एक एक जो हमारे ऑप्शन थे उनके बारे में देखेंगे। पहला ऑप्शन किसके बारे में बता रहा है, वो बता रहा है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, यहाँ जिसमें हम लोग जो डेटा होता है उसको एनालाइज करते हैं, और सॉरी ऑर्गेनाइज करते हैं इनटू द क्लास इंटरवल। ओके। तो हम लोग जहाँ पे कोई भी वैल्यू होती है विद इन द गिवन रेंज में, मतलब हम लोग यहाँ पे जो भी डेटा होता है उसको इस तरीके से लगाएंगे जिसमें कोई भी गैप नहीं होगी बिटवीन द इंटरवल। जैसे एग्जांपल 0 से 10, फिर कहाँ से चालू होगा, 10 से 20, फिर चालू होगा 20 से 30, उसको बोला जाता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा जो होता है वो कहलाता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये स्टैटिस्टिक्स में ये वो रिप्रेजेंटेशन होता है स्टैटिस्टिकल, जो कि शो करता है हाउ ऑफन ईच डिस्टिंक्ट सेपरेट वैल्यू ऑकर हो रही है। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल्स जिसको काउंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन द फैमिली और द नंबर ऑफ कार्स इन द हाउस होल्ड। तो ये डिस्क्रीट होते हैं, वो डिस्क्रीटली वेरी करते जाएंगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज द ऑकरेंस। तो इसको हम लोग ये जो ग्राफ हो गया दैट इज फॉर द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तीसरा होता है वो कहलाता है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ये जो वो रिप्रेजेंटेशन होता है जो दिखाता है जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं दैट आर लेस देन और इक्वल टू पर्टिकुलर वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि मतलब सबसे पहले ये देखेंगे ये जो है वो ऑब्टेन होते हैं बाय एडिंग द frequencies of all the previous classes to the frequency of the current class। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी अगर 0 to 10 की 5 है, 10 to 20 की 8 है और 20 to 30 की 12 है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम लोग उसको किस तरीके से ऐड करेंगे कि लेस देन 10, ओके, और लेस देन और इक्वल टू 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, लेस देन और इक्वल टू 20 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई है। अब हम लोग उसको ऐड करेंगे 5 + 8, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव आगे बढ़ते जा रहा है। तीसरा वाला लेस देन और इक्वल टू 30 की, तो पहले 5 बाद में 8 और बाद में 12 दैट इज द 25। तो इस तरीके से ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो बढ़ती जाती है और उसी को बोला जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और जो लास्ट वाला डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये बताता है प्रोपोर्शन और द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट फॉल इनटू द ईच क्लास और द कैटेगरी। तो इसको निकालने के लिए हम लोग सिंपली
कैलकुलेट इसको निकालने के लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास को बाय द टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास में 50 स्टूडेंट्स है, 50 स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट्स ने ए स्कोर कर लिया वाला है, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 10 आउट ऑफ द 50, दैट इज द 20%। ओके, तो ऐसे हमारे चार ऑप्शंस थे। इन चार ऑप्शंस में से अब हम लोग हमारे क्वेश्चन पे वापस जाएंगे। हिस्टोग्राम कैन बी ड्रॉन ओनली फॉर, हिस्टोग्राम का मतलब कौन सा रहेगा, कंटिन्यूअस वाला हम लोगों ने देखा था। हिस्टोग्राम इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा वेयर डाटा इज ग्रुप्ड इनटू द कंटिन्यूअस क्लासेस। तो ये जो चारों है उसमें से कंटिन्यूअस जो फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन विच इज कॉल्ड एज द कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने जो सारे क्वेश्चन है जीपैट 2024 के अदर सब्जेक्ट के, वो यहाँ पे कवर किए वाले हैं और उनका हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन देखने वाला है। ओके, so this is all for the today.